नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है कुछ मुख्य अतिथिगण। अतिथियों से आपकी परिचय कराने से पहले आज का जो खास प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बता दूं कि पूरे विश्व में कोरोना नामक जो बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते भारत देश में 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया था। ये लॉकडाउन कितने हद तक सफल रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं परिचय करा दूं आपका अतिथियों से। हमारे पहले अतिथि हैं कल्पेश रावल जी, जो कि डांग जिले के प्रभारी हैं। साथ में असलम साइकिल वाला, जो कांग्रेस के पार्षद हैं। इस लॉकडाउन के समय दरमियान समय में काफी ज्यादा क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है, तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय शुक्ला जी, जो कि एडवोकेट हैं यहाँ पे। और इस लॉकडाउन के समय में मजदूर सामान्य वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, उसको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान, किस प्रकार से उसको ये लॉकडाउन झेलना पड़ा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मेश गामी जी, जो कि एक सेवा के संस्था से जुड़े हुए हैं। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। असलम जी, मैं आपके पास आऊंगा कि जैसा कि कल्पेश जी ने बताया कि मोदी जी के धैर्य, मोदी जी ने जो निर्णय लिया उससे आज देश में महामारी कम फैली है। लेकिन जब फरवरी महीने में जब पहला केस आ गया था, तो उसके बाद अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम रखना क्या जरूरी था? क्यों रखा गया नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम, जबकि फरवरी महीने में ही पहला केस हमने भारत में देख लिया था? WHO ने इसको महामारी के तरीके से घोषित भी कर दिया था। देखो, ऐसा है, कल्पेश जी ने जो बात बताई जी, वो मोदी भक्त है जी। इससे उनके गुणगान गाना उनको बिल्कुल वाजिब, उनको गाना ही चाहिए जी। पर जो हकीकत है, मैं इस देश का सामान्य आदमी और सामान्य आदमी की बात करता हूँ कि वुहान के अंदर दिसंबर महीने में कोरोना फैला जी। और चीन भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। जब दिसंबर में हुआ तो जनवरी पूरा गया, फरवरी गया। फरवरी के अंदर से ही केरला के अंदर से स्टार्ट हो गया था कोविड-19 के पेशेंट आना। अमेरिका में भी पेशेंट आना शुरू हो गए थे। उसके बाद भी आपने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कोविड हिंदुस्तान में प्रवेश किया है वो कहीं चलते नहीं आया, वो विमान के द्वारा ही आया है। आपको जो वो की गाइडलाइन पहले से थी कि आपको तकेदारी रखना चाहिए, जो जनवरी फरवरी से आप जो एयरपोर्ट पे तकेदारी रखे होते, जो विदेश से यात्री आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया होता, तो मैं मानता कि ये लॉकडाउन हिंदुस्तान को देखने का इतना जो खराब टाइम हमारा गया वो नहीं देखने मिलता। जब कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ शुरुआत हुई मार्च की 10 तारीख के, मुझे याद है, जब पूरी दुनिया में हमारा 28वां नंबर था पेशेंट के अंदर जी। वो 10 मार्च के बाद से जो समय के आज हम 4थे नंबर पे आ गए। तुम ये श्रेय ले रहे हो कि भाई मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, तो ये भी श्रेय लो कि हम कोरोना में हम 4थे नंबर पे आ गए। इससे भी पीछे मत करो। तुम अच्छाई को बता रहे तो तुम्हारी जो बुराइयां है, जो देश में जो वास्तविकता है, उसको भी 56 इंच की छाती को स्वीकार करना चाहिए तुम लोग को कि हमारे कारण हम 4थे नंबर पे आ गए। 10 मार्च से पूरे गुजरात के अंदर कोविड की लाइन के लिए एक महानगर पालिकाओं में कड़काई शुरू हुई। मैं सूरत महानगर पालिका की बात करता हूँ कि 10 मार्च के बाद तंत्र को अलर्ट किया गया कि किसी को रजा नहीं मिलेगी और ये सब इसमें काम करेंगे। और मुझे याद है वहां तक 18 मार्च के पहला केस सूरत में आया था, 18 मार्च को। आज की डेट के अंदर 2550 केस हो चुके हैं। ये जवाबदारी किसकी है? और मैंने पहले कहा कि भाई जो कोरोना का आया है, महामारी थी, पूरी दुनिया में फैल रही थी, तो सबको पता था ये कोई रेल से नहीं आने वाली है, चलते नहीं आने वाली है, बस से नहीं आने वाली है, बाइक पे साइकिल में नहीं आने वाली है, आने वाली थी विमान से। तो उसको रोकने में आप निष्फल गए, वो स्वीकारना चाहिए। और तुम्हारी निष्फलता के कारण, तुम्हारी बेदरकारी के कारण आज देश के करोड़ों लोग परेशान हो चुके। खास करके तुमने देखा कि ये देखो, पहला लॉकडाउन जब आया तब कांग्रेस पार्टी मोदी जी के साथ खड़े रही कि नहीं भाई, इस बार कोई राजनीति करने का समय नहीं है, देश इसकी बात है और मोदी जी के हर निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और वो 15 दिन कोई भी राजकीय मूवमेंट में कोई ने कोई निवेदन नहीं दिया, कोई सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक। जबकि राहुल गांधी जी दिसंबर महीने से, जनवरी महीने से, फरवरी महीने से इनको चेतावनी देते थे कि देखो कोविड आएगा तो देश के हाल बहुत खराब हो गए, तुम एक्शन लो, प्लानिंग करो। लेकिन ये सरकार, वो विपक्ष के नेता थे, इसके लिए शायद उनकी अच्छी बात भी इन्होंने स्वीकार नहीं की। विपक्ष की भूमिका इसमें सकारात्मक रही, तो फिर नकारात्मक राज करने वालों ने उनकी सकारात्मक जो बातें थी उसको ध्यान में नहीं लिया। उसके कारण देश के करोड़ों जनता परेशान हो चुकी। और आप देख सकते हैं कि जो मार्च के महीने में इन्होंने एक्शन शुरू किया, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन खोला, लॉकडाउन खोलने के बाद लाख संख्या थी, वो लॉकडाउन खुलने के बाद 3 दूसरे लाख, 1.25 लाख बढ़ गए। आज पूरे देश में 2.5 लाख लोग कोरोना ग्रस्त है। और खास करके जो महानगरों के हालात है, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, पुणे, आप देखो कितनी खराब परिस्थिति हो रही बड़ौदा की। उसके लिए कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं। आज अहमदाबाद के अंदर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे
वो सच बात बोलते थे तो उनको इन्होंने घर बिठा दिया, वो हक बात बोलते थे उन्होंने घर बिठा दिया। उनका रिपोर्ट है कि ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करने की वजह से अहमदाबाद के अंदर एक कोरोना ज्यादा फैला है। वो उनके रिपोर्ट के आधार पे विजय रूपाणी, अमित शाह जी ने उनको एक कोने के अंदर नौकरी करा दी। तो भाई जब तुमको पता है कि संनिष्ठ आदमी सच बोल रहा है, सच बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है, पर ये पार्टी में सच बोलने वाला उनको दुश्मन लगता है। इसी तरह जो अच्छे अधिकारी थे उनको इन्होंने साइड ट्रैक करा। दूसरी बात, कोरोना की महामारी के अंदर हु की गाइडलाइन पे चलना चाहिए था, लेकिन उसके लिए जो आरोग्य के निष्णात थे देश के, उनकी सलाह पे चलना था, IAS IRS ऑफिसर की सलाह पे नहीं चलना था। जैसा कि असलम जी आपने बताया कि जब पहला लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार ने जब पहला लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उस लॉकडाउन का समर्थन किया था, कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। तो मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस ने लॉकडाउन के समय में शहर में क्या क्या बदलाव किए थे और मजदूर वर्ग जो था उनका किस प्रकार से मदद करने के लिए आगे आई थी? देखो, कांग्रेस ने शहर में नहीं, पूरे देश में लॉकडाउन के दरमियान जो काम करा है वो लोगों के बीच में जाकर हर कार्यकर्ता ने काम किया, हर नेता ने काम किया, और कोई भी जाति भेदभाव बिना, राग भेद बिना काम किया है और आज भी कर रहे हैं। हम कांग्रेस को ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा आई एम कोरोना वॉरियर। पब्लिक बोलती है कि वो कोरोना वॉरियर है, ये हमारा सर्टिफिकेट है। आम लोग बोलते हैं कि ये कोरोना वॉरियर है। हमको कोई हमारे फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे लिखना नहीं पड़ता कि आई एम कोरोना वॉरियर। ये लिखना आपको पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में थे, बाकी ज्यादातर नेता घर बैठे हुए थे। स्टे होम, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। हम घर पे नहीं रहे, हम लोगों के बीच रहे। जो लोगों को 2 टाइम सरकार खाना दे नहीं सकी, उनको खाना कैसे खिला जाए उसकी व्यवस्था में लगे रहे। जो श्रमिक ये अपने राज्य में जाना चाहते थे, वो श्रमिक किस तरह से इत्मीनान से जा सके, उसके प्लानिंग में हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी थी। और मुझे सलाम है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि जिसने देश के आम आदमी की, गरीब जनता की फिक्र की और उससे जाहिर किया कि जो भी श्रमिक अपने राज्य में जाना चाहता उसका जो ट्रेन का भाड़ा है वो कांग्रेस पार्टी चुकाएंगी। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी गरीब विरोधी है कि इनने करोड़पतियों के लोन का जो हफ्ते से हजारों करोड़ों रुपए की लोन थी वो माफ करी, टैक्स माफ करे, पर गरीब प्रजा के लिए इन्होंने ट्रेन भाड़ा माफ नहीं करा। जी पहुंचूंगा आपके पास, इसी बात पे आपके पास पहुंचूंगा। इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो टिकट 1000 1500 2-2000 भी शहर में लिए, उसके ताज के साथी सब है। यहाँ बैठे लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के भगवान की साक्षी में बोले कि नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, असम के बनाओ। कल्पेश जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कल्पेश जी, भ्रष्टाचार इतना निम्न कक्षा का भ्रष्टाचार क्या, गरीबों को लूटने का धंधा क्या इन्होंने इस में भी सिर्फ अपनी पार्टी का सत्ता का शासन का दुरुपयोग करके खुद भी कमाए, कार्यकर्ताओं को भी कमाते, सेवा के नाम पे धतेंगे क्या इन्होंने। कल्पेश जी, दो काम क्या शहर के एनजीओ ने किया, सामान्य लोग ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। वो संकलन भी महानगर असलम जी सुन लेते हैं कल्पेश जी को। आज आप देख सकते हो, आप महानगर पालिका के आप पार्षद हो, आपको पता होगा, आप मान सकते हो कि कितना खाना किस संस्था ने दिया और उसका पूरा कोऑर्डिनेशन महानगर पालिका के पदाधिकारी, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बहुत ढंग से किया है। हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। उनकी बलौदत ही ये शहर कोरोना से मुक्त होने की तरफ जा रहा है। समाज सेवी संस्थाओं का धर्मेश जी समाज सेवी संस्थाओं के साथ जो संकलन करना था वो भी उत्तम तरीके से संकलन इस शहर की नेतागिरी ने भी किया और इस शहर के पदाधिकारियों ने भी। असलम जी देखो, जो खाने की बात है सूरत महानगर पालिका ने पहुंचा है, मैं खुद पार्षद हूँ। खाने की शुरुआत अप्रैल के फर्स्ट वीक से हुई थी और 25 अप्रैल तक चली, 24 या 25 अप्रैल तक कंटिन्यू। उसमें भी जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें कल्पेश जी बोल रहे 7 लाख लोग ने खाना खाया, वो सब संस्थाओं का मिलके खाते थे। और धर्मेश जी के आंकड़ों के साथ में सहमत हो कि 12 से 15 लाख श्रमिक यहाँ थे, तो भी आप आधे टका 50% लोगों को खाना खिला सके, ये आपके खुद के आंकड़े बता रहे हैं। खाने की जो सुविधा दी गई वो सिर्फ मुश्किल से 18 दिन कॉर्पोरेशन के चले। कितने दिन? 18 दिन जी। और 18 दिन 5000 से शुरू हुई और लास्ट में 5.5-6 लाख के 7 लाख कल्पेश जी के आंकड़े से भी मैं सहमत हूँ, वहां तक गई। सिर्फ 18 दिन के बाद वो खाने के रात के अंदर बंद हो चुके, ताले लग चुके, के पास पैसे भी नहीं ताले लग चुके। पकाया हुआ खाना जी अलग है। कल्पेश जी आपको मौका दिया जाएगा। कल्पेश जी बात करता हूँ। कल्पेश जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं आप मुझे बोलो, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कितना अनाज लगता है आपको महीने का, आप बताइए? लगता है 10 से 15 किलो आना लगता है। 10 किलो चावल लगते हैं। 1 मिनट धर्मेश जी, कितना किलो चावल लगता है आपके महीने में? लगते हैं 5 से 7 किलो लगता है। 5 से 7 किलो लगते हैं। आटा कितना लगता है? लगता है 3 से 4-5 किलो लगता है। 5 किलो आगे लगता होगा ना, कम से कम दाल लगती होगी ना, हाँ, तेल लगता होगा ना। हाँ। आपकी सरकार ने क्या दिया, तबाह कर लो आप। सबको दिया है। क्या दिया, कितना किलो दिया वो पूछो आप पहले। असलम जी, आप अपना परिवार नहीं चला सकते, 5 किलो से ज्यादा चावल दिया है। असलम जी, कल्पेश जी, तेल दिया है,
नमक दिया है, सब ओए, तरह की अरे सुविधा तेल, नमक सरकार और द्वारा खाली दी गई है। खाली घरों से और धर्मेश जी, और कल्पेश जी, और आपको मौका दिया जाएगा। असलम जी, मैं विनय शुक्ला जी के पास आऊंगा। विनय शुक्ला जी, जैसा कि असलम जी ने आक्षेप लगाया था कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट का डबल रेट लिया है, लिया, लूटा तो गरीबों क्या को। आप क्या देखते हैं इसको? कितने देखते हो, कितने हद तक सही मानते हैं इस बात को? जी विनय जी, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी। असलम जी, आपको मौका दिया जाएगा। धन्यवाद अश्विन जी। वो समय लगा, उस चीज में समय लगा। पहले शुरू की जो ट्रेनें गई वो शुरू की देखो ट्रेनों में मैं रोकता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ने जब फ्री का जाहिरात करी, नहीं, असलम जी, मैं आपके पास पहुंचता हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा है असलम जी, सरकार ने कदम नहीं उठाया। नहीं असलम जी, ये जो मुद्दा है कि 85% ऑर्डर करा, तब उसके बाद सरकार को सूरत के कलेक्टर को जाहिर देना पड़ा कि हाईकोर्ट के हिसाब से हम कल से कोई श्रमिक ट्रेन का भाड़ा नहीं लेंगे। नहीं, उसके पहले से नहीं था, हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट का डंडा था, उसकी वजह से निर्णय लेना असलम जी, पड़ा। मैं आपसे विनंती करूं, आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कालाबाजारी नहीं, भाई, की। ट्रेन आपने के ये बारे में आरोप तो लगा नहीं, दिया कि भाई गरीब आदमियों सरकार ने विचारों ने। सर, ये मैं कहता हूं, मैंने ट्रेन में सर काम किया। आपको आपने मैं बड़ी बताऊं ईमानदारी से करे, आपके जैसा सबने थोड़ी ना काम किया है। सर, मैं आपकी आपको- टीम ने ईमानदारी से काम सर- किया, हम बोलते हैं। धर्मेश भाई को जो बातें कही है उनका मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं ने काम किया है, सामाजिक संस्थाओं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी सामाजिक संस्थाओं में काम किया हाँ है, जी, उनका हम उनको सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट नहीं, हमने- तब तक प्रणाम करना हमने पड़ेगा, प्रणाम उनकी करते वजह से हैं। हमारे असलम जी, मजदूरों की मौत पर आखिर कांग्रेस चुप क्यों थी? इस पे मुझे जरा बताएंगे आप। कांग्रेस कई जगह चुप नहीं रही भाई साहब। कांग्रेस ने मजदूरों का मुद्दा ही पहले कांग्रेस ने उठाया। जो मजदूर मरे उनके लिए संवेदना भी कांग्रेस ने प्रकट की, उनके लिए लड़ाई की शुरुआत भी कांग्रेस ने शुरुआत की। और जो मजदूर अपने राज्य में जाना चाहते थे उनको फ्री में जाने के टिकट की व्यवस्था भी कांग्रेस ने की। उसके बाद योगी सरकार को आंख खुली 15 दिन बाद, उसके बाद हाईकोर्ट ने ऐसा डंडा मारा कि सब राज्य के लिए इनको फ्री में टिकट करना पड़ेगा। जब कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी ने की, एक बात समझ लो। रहा सवाल कल्पेश जी ने कहा कि भाई लॉकडाउन के दरमियान हमने बहुत कंट्रोल किया, मोदी जी ने ये किया। मैं बताता हूं कि 22 मार्च को लॉकडाउन इस देश में लगा, तब 500 कोरोना के पेशेंट थे। आप इस देश के वासी हो, ये हमारा सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा हिंदुस्तान वीरों का, संतों का और पीरों की भूमि है। मार्च अप्रैल में ये 3 महीना जो गर्मी का सीजन रहा, एक नेचुरल है बरसों से जो हमारे देश नहीं, असलम जी, आप मुद्दा भटक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी ने, आप लोगों ने उसको अनलॉक करना शुरू करा, आपकी सिस्टम लॉकडाउन फेल गई। उसी के बाद के आंकड़े आप खुद समझ रहे हो। लॉकडाउन 4 चरण में किया गया, उसके बाद जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी ने तब विरोध क्यों नहीं किया? विरोध क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? समर्थन में थी, कोई हम लोग पे राजनीति करना नहीं चाहते थे। छोटे कार्यकर्ता से लेकर सोनिया गांधी तक ने कभी पहले लॉकडाउन का विरोध नहीं किया और सबको सूचना दी गई थी कि सरकार के साथ खंबे से खंबा मिला के काम किया जाए। लेकिन जैसे ही देखा जाए कि सरकार जो कदम उठाना चाहिए, जो लोगों को लॉकडाउन के अंदर 2 टाइम खाने की व्यवस्था करना चाहिए, जो आर्थिक मदद करना चाहिए, उसमें सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल गई है, नीच पड़ गई है। आज मैं विनय शुक्ला जी की बात से को सहमति देता हूं कि वो अगर से कहते हैं कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को 1500-2000 रुपए उनके खाते में डाले, तो गुजरात में मुझे ऐसे परिवार बताओ कि जिसके खाते में तुमने पैसे डाले। क्यों? गुजरात तो मॉडल राज्य है, विकासशील, गतिशील, प्रगतिशील राज्य है, आर्थिक रूप से सत्तर है। तुम भिखमंगे हो गए कि तुमने आज तक गरीब को 2 टाइम का खाना भी टाइम से नहीं खिलाया। आज 22 मार्च से सूरत के अंदर जो लॉकडाउन है, आज भी सूरत का 40% विस्तार ऐसा है कि जो कलेक्टर जोन है कि जिसके आदमी को, जिसके श्रमिक को कोई दूसरा खानगी आदमी नौकरी पे रख नहीं रहा कि तेरा विस्तार कलेक्टर जोन में, रोड जोन में तो काम में बता। असलम जी, विपक्ष ने, असलम जी, तुमने उन मजदूरों के भी आज की तारीख, असलम जी, विपक्ष ने विरोध के अलावा मजदूरों की मदद क्या की है? हमने मदद किया है। हम दावे से कह सकते, हमने कहा कि हम सूरत नहीं, पूरे देश के कोई भी कोने में हम व्हाट्सएप। आप जब मजदूरों की मदद कर रहे थे तो जो फ्री में ट्रेन चलाने की बात जो घोषणा की थी सोनिया गांधी ने, उसको अधूरे में क्यों बंद कर दिया गया? सोनिया गांधी ने कोई बंद नहीं किया है। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता ने मदद की और करी है। पब्लिक की मजबूरी है। हमने कांग्रेस में कोई भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता लोगों के बीच ही रहा है और आज भी बीच में ही है। चलिए, कल्पेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कल्पेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने शुरुआत में ही किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के पैसे डाले, तो दिव्यांगों में डाले, विकलांगों में नहीं डाला। असलम जी, आपको बोलने का मौका मिला, इनको बोलने दीजिए। ऑथेंटिक बात करो। 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए। आप झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोल रहा, ये प्लीज सरकार झूठ मत बोलिए। आप अच्छे आदमी, आंकड़े झूठ के मत साथ है, बोलिए। ये मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। और सरकार हर क्षेत्र में पहुंची है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे है। अरे और साहब, जो आपकी जिस सरकार ढंग से कुछ लोगों को जिस 2 ढंग से साल पहुंचना चाहिए उस ढंग से पहुंची है।
और एक एक गरीब की चिंता की गई है और उसी के आधार पे ये नहीं आप अच्छे व्यक्ति का आदमी हो, आप झूठी पार्टी में रहकर झूठ बात मत बोलो, बार बार मैं सच्ची पार्टी में हूं और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किसान को 2000 का हफ्ता मिला है। सहमत है कि इनकी सरकार ने दिया है? उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। भाई आप सहमत हो बोलो, दो समर्थन के दिया है। 500 रुपए विकलांगों के भी मिले हैं, युवाओं को भी मिले हैं, हर व्यक्ति को मिले हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो क्या देगी सरकार तुमको? और रही बात ट्रेन की, ट्रेन में भी सरकार ने व्यवस्था की है, उचित समय पर उचित निर्णय किया गया और जब मजदूरों की जब जरूरत पड़ी थी तब सरकार उसके साथ में थी। और आज कल्पेश जी, असलम जी, कल्पेश, जैसा कि आपने बताया कि मजदूरों को जब जरूरत पड़ी थी सरकार उनके साथ में थी। मजदूर वर्ग जब लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई, जब मजदूरों को इसके बारे में पता नहीं था, कहीं बाहर जो मजदूर रास्ते में दिखे पुलिस ने उनको उठाकर उन पर कार्रवाई किया, उनको जेल में बंद किया, तो क्या इस पर रियायत नहीं देनी चाहिए सरकार को? विनय जी, तोड़ते हो तो उनको एक बार ये हो जाए कि अगर हम लॉकडाउन का तोड़ेंगे तो हमारे सामने पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। मेरा एक सवाल है कल्पेश जी से कि कल्पेश जी बड़े आंकड़े बता रहे कि विधवाओं को, विकलांगों को इतनी सहायता दी। आप मुझे ये आंकड़ा बताइए कि पूरे गुजरात में रजिस्टर्ड श्रमिक विभाग में कितने श्रमिक थे? बताइए आप। आपकी सरकार ने एफिडेविट की गुजरात हाई कोर्ट पे, आप बताइए मुझे कितने थे? गुजरात सरकार ने जितने भी श्रमिकों के कितने थे? श्रम मंत्रालय में कितने थे? जितने भी श्रमिक थे उनका आंकड़ा सरकार ने अपने कितने थे? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कल्पेश जी। ये पूरे भारत में देखो, कोई हमने- के पास नहीं हमने- है। समझ लो, हमने- गरीब और गरीब अश्विन जी और दर्शक मित्रों, 43,000 श्रमिक इन्होंने रजिस्टर्ड बताए और सूरत के अंदर ही कम से कम 18 से 20 लाख श्रमिक है। सर मैं एक बात, सूरत शहर के अंदर पूरे गुजरात से संख्याओं के आधार पे इस प्रकार की ये बात मजदूर हम नहीं विरोधी कर सकते। सरकार, ये श्रमिक विरोधी, मैं गरीब विरोधी इसका जवाब दे दूं कल्पेश जी, कल्पेश जी। सर आपने कहा कि यहाँ पे गुजरात में श्रमिकों के साथ बहुत अन्याय हुआ। बिल्कुल हुआ है, हो रहा है। चलिए मैं इनकी बात से एक बार सहमत हो जाता हूँ। आप महाराष्ट्र में सरकार में है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल है। मुंबई में श्रमिकों की क्या हालत हुई आपको पता है? वहाँ पे भी क्या हुई आपको पता है? आप जानते हैं क्या? बुरी हालत है। मतलब ये तो ये बात हो गई कि हम चोरी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ चलिए विनय जी, असलम जी, कोई दिक्कत, असलम जी सर ये बात है कि आप देखिए देखो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र सरकार की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ का बचाव भी नहीं कर रहा हूँ। वहाँ महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही तो असलम जी, विनय जी, मैं आपसे बिहार को और राजस्थान को छोड़ के इसको यहाँ आना क्यों आना पड़ा कि कांग्रेस की 70 साल की गलत नीतियों के कारण, उसकी गलत नीतियों के कारण उन्होंने गांवों का विकास नहीं किया। आप मुद्दा भटक रहे हैं कल्पेश जी, कल्पेश व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की, इसलिए इसलिए लोगों को यहाँ आना पड़ा। और हमारी सरकार योजना बना रही है आत्मनिर्भर भारत के आधार पे कि गांव का आदमी गांव में ही रहे, गांव का आदमी गांव में रोजगारी खड़े करे, धंधा खड़े में रहे। और उसके आधार पे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये शहरीकरण हुआ, शहर ओवरफ्लो हुए। ये मजदूरों, भारत के लोग विश्व के अंदर है। कितना झूठ बोल रहे हो यार, कितना इस प्रकार की गलत नीतियों को कांग्रेस की भूलों को सुधारने का काम मोदी सरकार कर रही है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण या आज ये मजदूरों को इतनी तकलीफ पड़ने का कारण इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मेरा बिहार का व्यक्ति, मेरा फीस पूरी तरीके से 6 महीने के लिए माफ होनी चाहिए वो थी। नहीं करेंगे सरकार, माफ होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए? नहीं करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं, इनकी कल्पेश जी, अपने साथ मेरा सवाल नहीं सुना। कल्पेश जी, मैंने ये पूछा फीस माफ होनी चाहिए या नहीं? कल्पेश जी, असलम जी, जो भी सरकार की व्यवस्था होगी आने वाले समय में सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। और किसी भी एक है कि 6 महीने की नहीं लेनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा जब परिपत्र आएगा तो सभी स्कूलों को मान्य होगा और उनको मानना ही पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूँ अश्विन जी कि विजय रूपाणी जी ने कितने दिन पहले जाहिर किया कि हम 100 यूनिट माफ करेंगे, ये जो वेरा बिल माफ करेंगे 20%। कितना दिन हुआ, कितना टाइम हुआ? 10 दिन हो गए। सरकार सभी 10 दिन हुए क्या? नहीं, सरकार सभी आंकड़ों को नहीं, दिखाते हुए मैं आपसे 10 दिन हुए ना रूपाणी जी ने प्रेस सब चल रहा है, सबको सुन रहा है, एक भी आदमी को असलम जी, कल्पेश जी, विनय जी, मैं आपसे पूछता हूँ, असलम जी, विनय जी, मैं आपसे पूछता हूँ, फीस माफ होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल सर नहीं कर सकते हैं फीस माफी। उसका मैं रीजन बता दूं कि
सर स्कूल जो भी संस्थाएं चला रही हैं उनको भी आप एक तरफ ये कहते हैं कि आप किसी कर्मचारी का तनख्वाह मत काटिए और आप अपने किसी कर्मचारी को निकालिए मत, तो आपको कर्मचारी भी उतने ही रखने, आपको कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं काटनी है, तो आपके जो खर्चे हैं वो कैसे आप निकालेंगे? हाँ ये नहीं, वो मैं इसलिए असलम जी मैं इस बात को बता दूं कि सरकार ने मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है वो सरकार ने ये कहा है शिक्षा मंत्री जी ने कि आपको ये फीस जो है आपको 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में वो समय आपको दे रही है कि आने वाले समय में रोजगार जब खुल जाएगा आपके पास वापस से धन आ जाएंगे, आप वापस से स्टेबल हो जाएंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। दूसरी चीज, किसी भी स्कूल को संस्था को फी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया गया कि आप कोई भी इस बार फी नहीं बढ़ाएगा। तो सरकार जो भी उचित कदम लग रहा है उसको उठा रही है, लेकिन फ्री कह देना कि एकदम धमका रही है स्कूल वालों को। धर्मेश जी आपके पास ही पहुंचूंगा। फ्री, देखिए फ्री कभी नहीं हो सकता है फ्री, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो आपकी है प्राइवेट स्कूल खुद की? नहीं असलम जी आपके पास भी मैं आता हूँ, असलम जी आपके पास भी मैं आता हूँ, असलम जी आपके पास भी मैं आता हूँ, वीना जी को बात पूरा करने दीजिए। ये असलम जी इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर सरकार फीस माफी नहीं की तो कांग्रेस उसके लिए क्या कदम उठाएगी? बिल्कुल, देखो कांग्रेस ने कदम उठाना शुरू कर दिए और लोगों के साथ मिलकर जो भी इसके लिए हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा, तो हम कभी पीछे हटते नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा सत्ता नहीं सेवा के लिए हमारा सिद्धांत है। लोगों के हित के लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे, 100% करेंगे, चाहे स्कूल फीस का मुद्दा हो, लाइट बिल का मुद्दा हो, वेरा बिल का मुद्दा हो, हम कभी इस मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी सरकार से एक ही बात है कि आज ये जो मेरे भाई लोग बोल रहे कि भाई सरकार स्कूल को चलाने में तकलीफ है, कि स्कूल को पैसे की तकलीफ है, उसको कर्मचारी को पगार देना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि स्कूल संचालकों ने मार्च का पगार दिया, अप्रैल का दिया, मई महीने का पगार तुम्हारे 70-80% स्कूल के संचालकों ने अपने कर्मचारी को नहीं दिया। संचालक मंडल आपके साथ जुड़े होंगे, लेकिन जो कर्मचारी कुछ हमारे साथ भी सीधे रिश्ते जुड़े हैं, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी नैतिकता नहीं कि तुम वो कर्मचारी को भी न्याय दिलाओ, तो तुम क्यों मई महीने का पगार नहीं दिए? की सरकार है, क्या उन राज्यों में कांग्रेस सारे स्कूलों की फीस माफ कर देगी? सिर्फ एक ये बात असलम साइकिल वाला जी अपने कांग्रेस हम तो हमारी कांग्रेस को भी बोलेंगे करना चाहिए। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, अरे भाई साहब हम बोलेंगे, हम करेंगे, आम आदमी की बात करते, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या समर्थन की सरकार हो, हम हक से बोलेंगे और बोलेंगे। ठीक है कल्पेश जी कुछ कहना? कल्पेश जी 1 मिनट आपके लिए बताइए जी। असलम जी इसी के साथ इस चर्चा पे विराम करेंगे।